नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो 5 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था ऑनलाइन एग्जाम सीटेट का, उसका मैं ईवीएस करा दिया हूं आज 11 बजे। उसको देख लीजिएगा, काफ़ी बेटर तरीका से बताया हूं, ट्रिक से बताया हूं। इस सेशन में मैं आपको सीडीपी कराऊंगा जो 7:30 पर मैं कराता हूं, और एक लाइव 11 बजे दिन में कराता हूँ। 2 लाइव होता है, एक सीडीपी का और एक ईवीएस का। चलिए, तो इस सेशन में हम लोग सीडीपी करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का खासियत ये है कि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। डिफिनिट रूप से आप 100% गारंटी के साथ 100+ नंबर लाइएगा मेरे यहाँ से। ऑफलाइन क्लास भी मेरे यहाँ चलता है। जो पिछले बैच में मात्र 10 स्टूडेंट थे, 10 में 9 स्टूडेंट निकले हैं मेरे यहाँ से। रिजल्ट काफ़ी बेटर है। तो आप लोग ऑनलाइन जोड़ रहे हैं, आप लोग का भी बेटर होगा। चलिए शुरू करते हैं। बस ध्यान देना है कि मैं जो पेडागोजी कर रहा हूँ वह कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग करके आइएगा। बहुत लोग हैं जो क्वेश्चन पढ़ते नहीं, ऑप्शन पर चले जाते हैं, तो वैसे लोग फेल करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन क्या है। कथन कारण से डरना नहीं है जब तक मैं हूं। बच्चे के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेवार ठहराया जाता है। गलत बात है भाई, पूरी तरह से। यहाँ पे गलत क्या है? पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बच्चे का विकास केवल आनुवंशिकता पर नहीं होता है बल्कि पर्यावरण से भी होता है। तो ये आपका गलत बोला। कारण है कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही, अब देखिए, वंशानुगत कारक ही, ये जो ही वर्ड है सिर्फ बोल दिया। केवल वंशानुगत कारण से नहीं होता है बच्चों का विकास, वातावरण से भी होता है। तो दोनों गलत हो गया। क्या मरिएगा? डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ध्यान से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल उपयोग का एक उदाहरण है? मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। 2 गति पूछ रहा है आपके एग्जाम में बार बार, अब की बार भी पूछेगा, सूक्ष्म गति और स्थूल गति। तो कहीं भी सूक्ष्म गति रहेगा वहां पे उंगली का प्रयोग रहेगा। उंगली से जो भी गति होता है, उंगली से जो भी काम होता है वह सूक्ष्म गति कौशल होता है। और शरीर के बड़े भाग जैसे कि पैर, हाथ, कंधा, इस बड़ा बड़ा भाग काम करे तो स्थूल गति कौशल कहलाता है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? उंगली से काम कौन सा होगा? दौड़ना तो पैर से होगा, चलना भी पैर से होगा, कूदना भी पैर से होगा, घसीट कर लिखने का काम उंगली से। सूक्ष्म गति कौशल उंगली से। नोट कर लीजिए, कभी गलती नहीं करिएगा, एक गारंटी मैं देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? मध्य बाल अवस्था में कौन सा बच्चा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं को नकल करना शुरू करता है। ये गलत बात है, ठीक है, नकल नहीं करेगा बच्चा। एक बच्चा जिसमें नियम के अर्थ समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। जब अर्थ समझ लेगा, सुन लीजिए मेरी बात, तो बच्चा तर्क भी करेगा कि ये कैसे हुआ। सबसे बेटर माना गया इसको। बाकी में क्या किया? एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तदनुसार जटिल प्रयोग की योजना बना सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा जटिल योजना बना ले, ठीक है। तो ये गलत, सबसे बेटर आपका बी ही जा रहा है दोस्त, तो इसको ही करके आइएगा। नेक्स्ट है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था है। तो जेंडर जो है वह समाजीकरण की कौन सी संस्था है ये बताना है।
और संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो जेंडर क्या है? कल फिल्मों और विज्ञापन, सुन लीजिए, फिल्म हो या विज्ञापन जो टीवी में जो प्रचार देता है वो सब क्या है? मीडियाबाजी है। क्या है? समाजीकरण की क्या है? तो मीडियाबाजी है। और ये मीडिया जो है वह द्वितीय कारक होता है समाजीकरण का। ठीक है, यहाँ पे मीडिया था लेकिन प्राथमिक कारक मीडिया नहीं होता है, मीडिया द्वितीय कारक होता है, इसलिए गलत हुआ। स्कूल द्वितीय कारक है लेकिन यहाँ पे फिल्म की बात कर रहा है तो स्कूल वाले ऑप्शन को ही हटा दीजिए। ठीक है, इसलिए आपका बी सबसे बेटर। नेक्स्ट, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 वर्ष अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है? अमूर्त सोच जो होता है वह नहीं होता है, ये औपचारिक संक्रियात्मक में आता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, ये मूर्त में होता है तो ये भी नहीं होगा। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता ये 0 से लेकर के 2 वर्ष में होता है, नकल करता है इसमें। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहीं भी आएगा, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहीं भी आएगा, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था आएगा 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। शिक्षक को कभी भी गतिशील होना चाहिए। मैं ही पढ़ा रहा हूँ और आराम आराम से एकदम पढ़ा रहे हैं, हम ही गतिशील नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा। तो एक शिक्षक को गतिशील होना है, साथ में लचीला होना है, सबसे बेटर ए जाएगा, इससे बेटर नहीं। सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना है, यांत्रिक नहीं होना है, शिक्षक को संचरित नहीं होना है। कैसा होना है? गतिशील और लचीलापन। और एक और आंसर देता है, लिख लीजिए, एक और आंसर आता है, एक शिक्षक को धैर्य और दृढ़ होना चाहिए। क्या? धैर्य एवं दृढ़, ये ऑप्शन आएगा और एक ऑप्शन ए आएगा। नोट कर लीजिए, फिर कहीं पूछ दिया तो कहिएगा कि नहीं आया मेरे यहाँ से। क्वेश्चन टोटल बेटर तरीका से बताऊंगा। लेव वाइगोस्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऐसा कोई बात नहीं है। वाइगोस्की साहब की बात कभी भी आएगा तो फर्स्ट में मैंने आपको ट्रिक बताने के लिए बोला हूँ, और मेरे यहाँ जो कर रहे हैं लाइव क्लास रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बताया कि वाइगोस्की साहब पहले भाषा की बात किए हैं, उसके बाद विचार की बात किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में भाषा आ जाए वही ऑप्शन मारिएगा। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, पहले भाषा लिखा रहे तभी आप वाइगोस्की मारिएगा, नहीं तो नहीं मारिएगा, बाकी गलत हो जाएगा। अगर कहिएगा कि सर बी ऑप्शन है तो पहले संज्ञानात्मक है तब भाषा है, तो ये नियम आएगा तो ये पियाजे का है, नोट कर सकते हैं, ये पियाजे साहब का है। ये वाइगोस्की का है, फर्स्ट में भाषा तो वाइगोस्की, सेकेंड में भाषा तो पियाजे, नोट मारिए चाहे याद रखिए। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? देखिए, बच्चे का विकास तभी होगा जब बच्चा क्या हो, समाज के संस्कृति उपकरण से भी सीखता है, समाज के संपर्क से भी सीखता है। वाइगोस्की साहब बोले हैं समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में और भाषा के बारे में। संतुलन के बारे में पियाजे साहब बोले हैं, पुरस्कार के बारे में कोलबर्ग बोले हैं। मेरा क्वेश्चन था वाइगोस्की का, इसलिए सी पड़ गया। नेक्स्ट, एक बालक केंद्रित कक्षा में अधिगम क्या होता है? उद्दीपन प्रक्रिया के संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार दंड पर निर्भर होता है, कोलबर्ग चला गया। शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित होता है,
शिक्षक और छात्र द्वारा, दोनों हो गया, सह निर्मित होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा माने क्या, सुन लीजिए, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा निर्माण किया हुआ हो वही बाल केंद्रित कक्षा कहलाएगा। यहाँ पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर ये बाल केंद्रित नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करता है, दूसरे का उपेक्षा करता है, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम के डर और ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है सजा, आज्ञाकारिता, अभिन्यास आपका सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है डर, डर माने सजा, है ना। इसके लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है बच्चा डर से बचने के लिए, तो आज्ञा कर रहा है, आज्ञा का पालन हो रहा है। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, तो ये 5 जनवरी का पेपर है, पेपर 1 का मैं करा रहा हूँ लाइव। आप लोग एक मेरे चैनल से नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, डेफिनेट रूप से बेटर करा दूंगा आपका पेडागोजी। चलिए, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था में इसका ईवीएस में करा दिया हूँ 11 बजे। कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, कौन सा अवस्था, तो 2 से 7 वर्ष में कौन सा आता है स्तर। देखिए, अमूर्त सोच चौथा अवस्था में आता है, ये दूसरा का स्टेज पूछ रहा है, कौन सा स्टेज, दूसरा स्टेज। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आता है, मैंने बोला कि नोट कर लीजिए, बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर रहा है तो पुरुष संक्रियात्मक होगा, रट जाइए यदि आपको याद नहीं होता है। दूसरे का नजरिया लेना, फिर से क्वेश्चन वही आ गया, सॉरी ये सब डबल मैं करा रहा हूँ का, वो डबल हो गया, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन डबल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यस्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो गार्डनर के अनुसार अगर किसी का जो भाषा जो है वह क्या है, धारा प्रवाह है, मतलब कि काफी तेजी से बोल रहा है, तो उसके अंदर भाषायिक बुद्धि होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, तो मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार सही है, क्योंकि इसमें मौखिक भी है गैर मौखिक भी है। नेगेटिव खोजना है, समझे दोस्तों, मतभेदों को पहचाने और समान करे, मतभेद को पहचानिए और उसका समान भी करिए। विविध शैक्षणिक मतभेद का प्रयोग भी करना है, सही बात है, छात्रों की कमियों की पहचान करे और उन्हें ठीक करे। यह जो है कमी को पहचान करिए केवल और उसी को ठीक करिए, तो ये गलत है। इससे मतभेद पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं होगा, व्यक्तिगत मतभेद के लिए प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि जिस छात्रों में कमी होगा केवल आप उसी को ठीक करिएगा, तो मतभेद जो है वो बाकी बच्चों में बढ़ जाएगा कि सर उसी को बता रहे हैं, हमको नहीं बता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, 4 साल के राहुल को गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा। गुड़िया, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, यह क्या दर्शाता है दोस्तों, कहीं भी भेदभाव आता है तो जेंडर रूढ़िवादिता मारिएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह रहता है उसका दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के आकलन के बजाय, सुन लीजिए बजाय लगाया है, नेगेटिव पर ले जाता है अधिकांशतः। सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए, तो ये नेगेटिव नहीं है, क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो शिक्षक केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो यहाँ पे केवल चला गया।
शिक्षण अधिगम की दैनिकी प्रक्रिया में आकलन को शामिल करेगा। कभी भी दैनिक जीवन वाले को बेटर माना जाता है। सीधे निर्देश विधि ही शब्द गलत माना जाता है। प्रतिस्पर्धा शब्द गलत माना जाता है। उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चे में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है? समालोचनात्मक माने समान आलोचना करना है, कोई भी विद्यार्थी हो। ऑप्शन है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इस पर क्या समझेगा बच्चा? एक बार में जवाब दे देगा। वन अधिकार अधिनियम जब भी लागू हुआ हो, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। तो ये इसमें समालोचनात्मक सोच नहीं होगा, मतलब बच्चा कुछ सोचे वैसा प्रश्न। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 बता देगा एक बार में। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम लिखिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। 4 गो हो गया। तो इसमें क्या सोचना है? जिसमें सोचना है वही प्रश्न को मारिएगा। तो हो गया, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करिए। बच्चा एक प्रयोग का रूपरेखा तैयार करेगा, बहुत सारा चीज बताएगा उसमें। निम्नलिखित में, चलिए अगला है कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? कौन सी जरूरत के अनुसार? तो अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार। अभिभावक और स्कूल गलत हुआ, क्योंकि बाल केंद्रित मानना है ऑप्शन। तो स्कूल और छात्र के जरूरत के अनुसार, ये दोनों हो गया। स्कूल को भी शामिल कर लिया और हमारे बच्चे को भी शामिल कर लिया। छात्र और स्कूल के जरूरत के अनुसार नहीं, उल्टा नहीं मारना है। सबसे पहले क्या? स्कूल और छात्र के जरूरत के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले स्कूल की जरूरत, तब छात्र के जरूरत के अनुसार वहां पे होगी पढ़ाई। छात्र स्कूल अगर आता है तो गलत होगा। छात्र शिक्षक गलत होगा। याद रखिए, इसको नोट कर सकते हैं। समावेशी कक्षा में क्या जरूरी है? तो सबसे पहले स्कूल और छात्र के जरूरत के अनुसार चलता है। नेक्स्ट, वे छात्र जिन्हें डैश है पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना कर रहा है। तो पढ़ने की बात आए तब पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया बोलते हैं इसको। गणित में गुणज वैकल्य, डिस्प्रैक्सिया में गतिमान दिव्यांगता, प्रमस्तिष्कघात, ये अलग चीज है। नेक्स्ट है कि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थी को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कैसे संबोधित करिएगा? तो सभी छात्रों में अपनेपन की भाव को बढ़ावा देना चाहिए। कहीं से भी गलत नहीं बोला है। छात्रों की कमजोरी सबके सामने उजागर करनी चाहिए। तो एक कमजोरी उजागर करिएगा, वह बच्चा क्या होगा? हीनता का शिकार हो जाएगा। इन छात्रों को अलग संकाय ही पढ़ाना चाहिए। इसमें भी बच्चा हीनता का शिकार होगा। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्डाइज पाठ्यचर्या गलत होगा। आपका उत्तर ए पड़ गया। नेक्स्ट है कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। क्या नहीं कराने चाहिए? तो सामग्री का प्रस्तुतिकरण कराना है। शिक्षक का काम है बच्चों को सामग्री देना। ठीक है, संचार अभिव्यक्ति देना है। डिजिटल क्लास आजकल लग गया है। सूचना दृष्टिकोण, सूचना भी सुनाना है कि कल आपका स्कूल बंद रहेगा। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ये आपको नहीं करना है। भेदभाव, इसलिए ये नेगेटिव था। आपका उत्तर डी पड़ गया। चलिए, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है ये बताना है। नेगेटिव है उपयुक्त इमारती ढांचा। सही है, उपयुक्त माने जो जरूरी है। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा, निजी शिक्षा और निजी शिक्षा। एक शिक्षा रहता तो गलत होता, निजी शिक्षा को भी ले लिया तो सही बात बोला।
अनिवार्य विशेष शिक्षा, देखिए विशेष शिक्षा ये आपका गलत जाता है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, आजकल डिजिटल क्लास है, तो नेगेटिव क्वेश्चन तो सी पर उतर गया। बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, क्रिया कर, देख कर। देखिए बच्चा सीखने का काम हर तरीका से करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण है या महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। बहुत अच्छी बात है भाई, अनुमति बच्चों को देना है तभी कुछ करेगा बच्चा। अपने अधिगम पर नियंत्रित रखने से विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है। देखिए जब उसको अनुमति देंगे तो उसको मदद मिलेगा खुद से निर्णय लेने के लिए, क्या सीखना है और कैसे सीखना है, काफी बेटर है। और ये दोनों सही जा रहा है, साथ में एक ही बात बोल रहा है इसलिए व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न है कि एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो। किसको बढ़ावा देना है? अस्पष्ट बात को नहीं देंगे भाई, अस्पष्ट बात बोलेंगे ही नहीं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है उसको तो अच्छा जा रहा है। अत्यंत जटिल गलत हुआ, अर्थहीन बात गलत हुआ। भाई गलती करना ही नहीं है, मेरे यहाँ पेडागोजी अच्छे तरीका से बताया जाएगा जिससे कभी दिक्कत नहीं होगी, समय की बर्बादी भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। किसको बढ़ावा दे भाई? निराशा को बढ़ावा दीजिएगा। अभिसारी गलत होता है, अभिसारी उत्तर जो होता है वह अच्छा नहीं माना जाता है। मात्र रटना वाला बात भी गलत होता है। अपसारी बोले तो क्या बच्चा? सृजनात्मक बच्चा, सृजनात्मक माने निर्माणकारी बच्चा, निर्माण माने कल्पनाशील बच्चा। काफी बेटर, सी इज द राइट आंसर। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। सीखना क्या है? सीखना बोले तो अधिगम क्या है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन ऐसे पूछा, अगर पूछता अधिगम क्या है आप लोग फटाक से जवाब दे देते, लेकिन यहाँ लिख दिया क्या? सीखना क्या है। तो यांत्रिक नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, व्यवहार नहीं है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बात समझे? क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया में दो चीज आता है, एक परिवार में भी आप सीख सकते हैं, सामाजिक प्रक्रिया में आपका विद्यालय भी आता है, विद्यालय से भी आप सीख सकते हैं। समझे ना? तो परिवार प्राथमिक कारक, विद्यालय द्वितीय कारक सामाजिकरण का। तो सीखना क्या हुआ? सामाजिक कारक हुआ। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए एक शिक्षक को, ये सही बोला। समस्या समाधान, देखिए फिर से बोला, समस्या के बारे में यहाँ भी बोल रहा है, समस्या समाधान के बारे में यहाँ भी बोल रहा है। रणनीतियां अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। समालोचनात्मक वर्ड जो होता है वह पॉजिटिव वर्ड होता है। दोनों समस्या के बारे में बोला इसलिए दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। दोनों सेम चीज के बारे में बोलता है तब व्याख्या करता है, ठीक है। अगर अलग अलग बारे में बोलता तो व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, बच्चे के बीच भ्रांतिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। भ्रांतिया को निर्माण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए भ्रांतिया को आप निर्माण नहीं करिए, बच्चा भटके। भ्रांतिया माने भ्रम में है, तो भ्रांतिया का निर्माण नहीं करना महत्वपूर्ण है। भ्रांतिया को पहचानना महत्वपूर्ण है कि बच्चा किस भ्रम में पड़ा हुआ है जिसके वजह से 6 को 9 लिख रहा है। 9 को ऐसे लिखता है बच्चा। मेरे यहाँ जब मैं स्कूल में जाता हूँ पढ़ाने तो मेरे यहाँ का बच्चा 6 को 9 को ऐसे लिखता है, 6 को ऐसे लिखता है। तो ये पहचानना महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो अनदेखी करना नहीं है, प्रचारित करना भी नहीं है, तो सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर, बहुत बेटर। चलिए, छात्र में भय का भाव, छात्र में जो भी भय का भाव है वह कैसा होना चाहिए? काफी सुधार होता है, सुधार करता है, अपना से बच्चा सुधार नहीं करेगा, अधिगम के लिए हानिकारक है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने स्कूल में जब गया था तो अभी चल रहा था जो माहौल कि बच्चा उठा ले रहा है, सुनिए, तो मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे थे सभी इस बात से डरे हुए थे और डर के मारे किसी अलग नहीं जाते थे। 5-6 बच्चा एक साथ जाता था, 5 मिनट के लिए जाता था। तो छात्रों में भय के भाव से क्या होता है? तो सीखने में हानिकारक होता है। ठीक है, अधिगम के लिए हानिकारक होता है। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु प्रेरित करेगा? कहीं भी वर्ड आए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। महारत हासिल करना मतलब क्या? सिद्धि की चाह, प्रसिद्धि की चाह नहीं, धन दौलत नहीं चाहिए, सत्ता हम लोग नेता नहीं है, योग्यता की चाह। कोई महारत हासिल करना चाह रहा है मतलब वह योग्यता की चाह रखा है। समझ में आ रहा है ना? काफी बेटर उत्तर है, तो आप नोट भी कर सकते हैं। महारत हासिल करने के लिए योग्यता की चाह। एक और क्वेश्चन पूछता है, महारत वाले क्वेश्चन में रहेगा उच्च लक्ष्य, उच्च लक्ष्य भी आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। जो बोलता हूं क्वेश्चन टकराता है, एक गारंटी ले लीजिए, क्योंकि जब दूसरा बार दीजिएगा तब पता चलेगा। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए ताकि बच्चा अर्थपूर्ण अधिगम हो कर सके? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना। भाई ऐसे वैसे वर्ड्सों तो मैं आपको डरवा दिया हूं कि नहीं छूना है। बच्चों के प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना 1 to 5 के बच्चों में नहीं होती है। रटने की भावना नहीं कराना है, बच्चा रट्टू मल हो जाएगा। तो संप्रत्यय को समझने का महत्व देंगे ताकि बच्चा समझेगा। जब समझेगा बच्चा तो अर्थपूर्ण अधिगम सुसाध्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी मैं पेपर कराया आपका 5 जनवरी का जो पेपर था उसको मैं कराया हूँ। आप लोगों का डिमांड है सभी का कि सर ईवीएस पेडागोजी कराइए, तो इसका मैं ईवीएस पेडागोजी आज ही 11 बजे कराया हूँ। सभी को बता देता हूँ कि मेरे यहाँ लाइव क्लास 2 टाइम चलता है, दिन में 11 बजे और शाम में 7:30 पर। तो दोनों टाइम शामिल होइए। गारंटी के तौर पर आपका सीटेट का जो तैयारी है वह बेटर हो जाएगा और 100+ नंबर डेफिनेट रूप से लाइएगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो लाइक करके जाइए दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि सर यहाँ भी क्लास चल रहा है। जय हिंद।